वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डोमेन अथॉरिटी दैट इज डीए और पेज अथॉरिटी दैट इज पीए के बारे में। ये दो मैट्रिक जो मॉज ने डेवलप करी थी, आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये मैट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, इस वीडियो का जो एजेंडा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले कि ये जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी नाम के स्कोर आप कह लो, चाहे आप इनको मैट्रिक कह लो, जो कि हमारे डोमेन को यानी कि हमारे वेबसाइट को आउट ऑफ 100 मॉज एक स्कोर प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्कोर मिल रहा है ये किस बेसिस पर मिल रहा है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, किन फैक्टर्स को कंसीडर करके मॉज हमारे डोमेन को या हमारी वेबसाइट को आउट ऑफ 100 एक स्कोर देता है, उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मैं पेज अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मॉज हमारे पेजेस को भी आउट ऑफ 100 एक स्कोर प्रोवाइड करता है। तो आखिर ये आउट ऑफ 100 जो हमें स्कोर मिलता है ये किन बेसिस पे मिलता है, क्या पैरामीटर्स हैं इसके, वो हम लोग देखेंगे। तो सीधी सी बात है कि किस तरीके से ये मैट्रिक कैलकुलेट होती है, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, क्या ये वास्तव में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है? क्योंकि आज जब हम वेबसाइट की अथॉरिटी की बात करते हैं, किसी से भी आप पूछ लो, किसी भी एसईओ पर्सन से पूछ लो आप कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी निकालनी है तो आप कौन सा टूल यूज करोगे या क्या तरीके जिससे आप मुझे बता सकते हो कि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो कितनी ज्यादा है या कितनी है? कोई नंबर है ऐसा जिससे हम जज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो क्या है? देखो, गूगल ने कोई भी ऐसा टूल नहीं बनाया है जिससे कि डायरेक्टली किसी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करी जा सके। जैसे अगर आप एग्जाम देते हो तो उसके बाद आपको एक रिजल्ट मिलता है, फाइन, उस रिजल्ट के बेसिस पर मैं चेक कर सकता हूं कि आपने एग्जाम में क्या किया। आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरे 80% आए हैं, वो बोलेंगे मेरे 70% आए, कोई बोलेगा मेरे 50% आए। तो इसके बेसिस पर मैं इवेल्युएट कर सकता हूं कि आपकी जो पोजीशन है क्लास में वो क्या है। बट गूगल ने अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं बनाया जिससे हम ये जज कर पाएं या ये हम नॉलेज ले पाएं कि हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, हमारी वेबसाइट की जो वैल्यू है वो गूगल की नज़र में कितनी है। फाइन, तो इसका फायदा दूसरी कंपनीज ने उठाया। उन्होंने कहा देखो भाई, गूगल नहीं ऐसा कोई आपको टूल दे रहा है, ऐसा कोई तरीका दे रहा है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो जज कर सको या अपने जो पेजेस हैं उनकी अथॉरिटी जज कर सको। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा टूल बना देता हूं। बहुत सारी दूसरी कंपनीज ने इस चीज को इनिशिएट किया जो बेसिकली आपके वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है उसको बता देंगे, मतलब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है ये बता देंगे, आपके पेजेस की अथॉरिटी क्या है ये बता देंगे। तो ये वाले टूल्स गूगल के ही कुछ फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं और उसके बाद उन फैक्टर्स के बेसिस पर जो आपकी वेबसाइट है उसकी एक अथॉरिटी आपको दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो कि आपको समझ में आसानी से आ जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे 80% आए हैं तो आप ये जज कर लोगे, हाँ ठीक है, अबव एवरेज स्टूडेंट। वहीं पर मैं बोलूं कि भाई इस बंदे के 50% आए तो आप बोलोगे ये एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है। तो एक सिंपल से स्कोर से सारी की सारी कहानी जो है क्लियर हो जाती है। आपको इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है कि भाई इस बंदे के 50% मार्क्स आए बट मैथ में इसके 80 आए और हिंदी में इसके 40 आए, उसके हिसाब से और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं और उसके हिसाब से एवरेज होकर इसके 55% या 50% हुए हैं। ठीक है, तो हम बाकी डिटेल्स में नहीं गए बट हमने एक मोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि ये बंदा एवरेज है या बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। तो सिमिलरली जरूरत थी एसईओ पर्संस को, जरूरत थी वेबसाइट ओनर्स को, क्योंकि गूगल ने अभी तक कोई ऐसा टूल बनाया नहीं था जिससे हम डायरेक्टली चेक कर पाए कि गूगल की नजर में हमारी अथॉरिटी कितनी है। बट गूगल ने बाकी काम किए थे, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करने के गूगल ने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाए थे। जैसे अगर हम अपनी वेबसाइट की या हमारे वेबसाइट के जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं उनकी अगर हम स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डिवाइसेस चेक करना चाहें कि मोबाइल के ऊपर हमारी वेबसाइट की स्पीड कितनी है या डेस्कटॉप के ऊपर हमारी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, तो ये हम कर सकते हैं। गूगल का अपना स्पीड इनसाइट टूल है। तो इस तरीके से गूगल डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को जज करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए उसने हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दिए हैं। जैसे अगर हम जो हमारी वेबसाइट के रिच स्निपेट की डेटा होती है उसको अगर हम एनालाइज करना चाहे तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर इनहांसमेंट रिपोर्ट्स के अंदर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि गूगल ने हमें टूल्स नहीं प्रोवाइड किए, गूगल ने हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड किए बट कोई ऐसा टूल नहीं था जो डायरेक्टली ये बता पाए कि ये a.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी जो अथॉरिटी है वो 50 है। तो मैं जज कर पाऊं कि आउट ऑफ 100 ये 50 अथॉरिटी, इसका मतलब ये एवरेज अथॉरिटी है या अच्छी अथॉरिटी है, जो भी हो। यहां पर ऐसा कोई टूल नहीं था जो ये बता पाए कि b.com/a एक पेज है, इसकी जो अथॉरिटी एक ओवरऑल एसईओ रैंकिंग, ओवरऑल एसईओ स्कोर वो इसका 60 आउट ऑफ 100 है। तो इस चीज की जो पहल करी, इस चीज का जो इनिशिएटिव लिया वो बहुत सारे टूल्स ने लिया बट मॉज वो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस टाइप की जो मैट्रिक है उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस आई। जैसे यहां पर मॉज क्या बोलता है, इसको डोमेन अथॉरिटी और
और पेज अथॉरिटी। वहीं पर अगर मैं एचरेफ्स की बात करूं, आरएफ एचरेफ जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, एचरेफ्स की बात करूं तो यहां पर जो बात होती है वो होती है डोमेन रेटिंग की, और यहां पर बात होती है पेज रेटिंग की, यानी कि डीआर और पीआर की बात होती। बट एक तरीके से जिस चीज को मॉज कैलकुलेट करता है, अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट को या अथॉरिटी ऑफ पेज को, वही चीज को आरएफ भी जो है वो कैलकुलेट करता है। और अगर मैं बात करूं दोनों ने किन किन पैरामीटर्स को यूज किया है, तो जिन पैरामीटर्स को ये यूज करता है ऑलमोस्ट उन्हीं पैरामीटर्स को आरएफ भी यूज करता है। तो सीधी सी बात यही है कि दोनों चीजें बेसिकली बता हमें यही रही कि हमारी वेबसाइट की या वेब पेज की जो अथॉरिटी है वो क्या है, बट उसके जो रिप्रेजेंटेशन का नाम है वो इन्होंने अलग कर दिया। यहां पर ये डीआर बोलते हैं, यहां पर ये डीए बोलते हैं, दैट्स इट, और कोई ज्यादा फर्क है नहीं। वैसे अगर मैं बात करूं मॉज की ना, तो मॉज का कंट्रीब्यूशन एसईओ की फील्ड में कम नहीं है। मॉज को मैं ये कह सकता हूं कि बहुत शुरुआत से, मतलब बहुत पहले से जो मॉज है वो एसईओ बेस्ड टूल्स बनाने में और एसईओ बेस्ड कंटेंट बनाने में, एसईओ बेस्ड रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज बनाने में इन्वॉल्व है। बहुत सारी कंपनीज तो बहुत बाद में आई, मॉज तो बहुत पहले से ही इन्वॉल्व था, राइट। तो अगर मैं अब बात करूं कि मॉज ने जो दो मैट्रिक हमें दी हुई हैं, डीए और पीए, ये दोनों मैट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं और क्या ये रियली इंपॉर्टेंट है आज अगर हम एसईओ के रिस्पेक्ट में बात करें तो। क्योंकि अगर आप एक एसईओ पर्सन हैं और आपसे मैं पूछता हूं कि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो क्या है, तो आप डायरेक्टली तो मुझे बता नहीं पाओगे, और सीधे सीधे आप या तो मॉज के ऊपर जाओगे या एचआरएफ के ऊपर जाओगे और डीएपीए या डीआरपीआर के बेसिस पर मुझे बताओगे कि ये हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी है। तो एज अ नॉर्मल पर्सन या एज अ वेबसाइट ओनर या एज अ एसईओ पर्सन, क्या मुझे इन मैट्रिक के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या गूगल डीए या पीए जैसी मैट्रिक को कंसिडरेशन में लेता है? क्या गूगल के एल्गोरिदम में ये फिट है कि अगर इस वेबसाइट का डीए 60 होगा या इस पेज का जो पीए है वो 50 होगा तो हम इस पेज को रैंक करा देंगे या इस वेबसाइट को हम रैंक कराएं? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो आउटसाइड मैट्रिक है, गूगल के एल्गोरिदम में फिट हुई तो मैट्रिक है नहीं है कि गूगल डीए के बेसिस पे आपको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, गूगल पीए के बेसिस पे आपको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि डीए और पीए देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी वेबसाइट का डीए जो है वो बहुत अच्छा है तो ये वेबसाइट रैंक कर जाएगी, अगर किसी पेज का पीए जो है वो अच्छा है तो ये वाला पेज तो 100% रैंक करेगा ही करेगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। पर डीए और पीए की जो मैट्रिक या जो नंबर आपको मिलता है वो भी तो कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करके मिलता है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि आखिर किन फैक्टर्स को एनालाइज करके डीए और पीए का स्कोर दिया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीए और पीए में मेजर कंट्रीब्यूशन किस चीज का है। जैसे आपको मैंने कहा कि आपको मिले हैं 100 में से 90, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि 100 में से 90 मिले तो किस चीज में मिले? मैंने कहा स्पोर्ट्स में मिले, तो आपको होगा इसका एजुकेशन से तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो यहां पर भी वही चीज है, अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि डीए कैसे कैलकुलेट होती है, पीए कैसे कैलकुलेट होती है, तो हमें यही नहीं समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फाइन, तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर भी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा वो आप यहां पर देख लो। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज नॉट डेवलप्ड बाय गूगल। तो आप ये तो मत ही सोचो कि डीए और पीए किसी भी तरीके से गूगल के एल्गोरिथम के अंदर है मैट्रिक, और अगर हमने अपनी वेबसाइट का डीए इंप्रूव कर लिया तो हम रैंक हो जाएंगे, हमने अपने वेब पेज का पीए इंप्रूव कर लिया तो हम रैंक हो जाएंगे। तो इस चीज का तो आपको ध्यान रखना है, कोई रैंकिंग की गारंटी यहां पर नहीं है। फाइन, उसके बाद डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी की हम बात करें तो ये रिलेटिव मैट्रिक है अकॉर्डिंग टू मॉज। रिलेटिव मैट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 60 और आपसे पूछता हूं कि ये अगर डीए का स्कोर है, डोमेन अथॉरिटी का स्कोर है, तो क्या ये एक अच्छा स्कोर है या बुरा स्कोर है? तो ये रिलेटिव है। देखो, अगर किसी दूसरी वेबसाइट का स्कोर 90 हो जाता है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये उतना अच्छा स्कोर नहीं है, बट वहीं पर एक दूसरी वेबसाइट है जिसका स्कोर जो है, डोमेन अथॉरिटी का स्कोर जो है वो 30 है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये एक अच्छा स्कोर हो जाता है ना। तो ये चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मैट्रिक, जिसका अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर एक तरीके से देखो, ये इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ये अच्छा हो जाता है, और इसके साथ मैं कंपेयर करूं, अगर इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करूं, इससे रिलेशन में कंपेयर करूं तो ये उतना अच्छा नहीं होता है। फाइन, तो डीए और पीए की अगर हम बात करें तो ये रिलेटिव मैट्रिक है, एज वेल एज ये लॉगरिथमिक स्केल पे चलती है। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब आप समझो, जैसे मैं किसी काम को करने के लिए कोई एफर्ट कर रहा हूं या मैं क्लास में नंबर लाने के लिए एफर्ट कर रहा हूं, तो एक बार 80% तक लाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं थोड़ा ही एफर्ट करूंगा। लेट्स से मैं रोज 4 घंटे पढ़ता था और मैं 80% ले आया,
ठीक है। उसके बाद 80 से 90% तक पहुंचने के लिए मुझे 8 घंटे पढ़ना पड़ा। उसके बाद 80 से 90% तक पहुंचने के लिए समझता है 8 घंटा पढ़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद 90 से 95% तक मुझे पहुंचने के लिए मुझे 8 की जगह 16 आवर्स पढ़ने पड़े। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर गैप भले कम हो रहा है, मतलब 80 से 90 केवल हम 10 पॉइंट इंक्रीज किए और यहां पर केवल हम 5 पॉइंट इंक्रीज किए, पर जैसे जैसे आप टफ चीजों की तरफ बढ़ते जाते हो ना, वैसे वैसे आपके एफर्ट्स भी बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब कि काफी आसान है कि आप 30 की 40 की जो डोमेन अथॉरिटी है या पेज अथॉरिटी है वो आप अचीव कर लो, बट उसके बाद जब आप बढ़ने का ऊपर और आपके इंक्रीज करने के जो अप्रोच होगी वो काफी टफ हो जाएगी। इसको लॉगरिथमिक स्केल जो है वो बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइन। अब जैसे नाम से पता चलता है डीए, डीए का मतलब डोमेन अथॉरिटी, मतलब हमारे पूरा जो डोमेन है उसकी क्या वैल्यू है, और आसान भाषा में हमारी जो पूरी वेबसाइट है इंक्लूडिंग जो हमारे सब डोमेन्स है, इंक्लूडिंग जो हमारा ब्लॉग वगैरह है, उसकी एक कंबाइंड वैल्यू जो है वो कितनी है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डोमेन अथॉरिटी। उसी तरीके से मैं अगर पेज अथॉरिटी की बात करूं तो पेज अथॉरिटी इज बेसिकली उस पेज की जो पूरी अथॉरिटी है, ठीक है, एक सिंगल पेज की अथॉरिटी। अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस की अथॉरिटी धीरे धीरे इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली वो आपकी डोमेन अथॉरिटी पे भी फर्क डालेगी। मतलब अगर पेजेस की अथॉरिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है तो टाइम के साथ आप देखोगे आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो भी इंप्रूव होती है, वो भी इंक्रीज होती है। तो आई बिलीव बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डीए और पीए को बनाने में, ठीक है, तो मॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं। डोमेन अथॉरिटी में इनकमिंग लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ये मेरी वेबसाइट है और इसके ऊपर बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं और बहुत सारे रिलेवेंट और क्वालिटी लिंक्स आ रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो मेरी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है उसको इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अगर मेरे डोमेन के ऊपर या मेरा जो होम पेज है उसके ऊपर अगर बहुत सारे बैकलिंक्स जो पॉइंट हो रहे हैं तो वो हमारे डोमेन अथॉरिटी को इंप्रूव कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। यही सबसे मेजर फैक्टर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉस का खुद का कहना है कि केवल ऐसा नहीं कि हम केवल बैकलिंक प्रोफाइल को ही कंसिडरेशन में लेते हैं, मतलब ये जो बैकलिंक्स इनकमिंग लिंक्स आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर ये हमारी डोमेन अथॉरिटी को ही केवल जो है वो इफेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। यूजर का एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारी वेबसाइट के जो डोमेन अथॉरिटी वो इंप्रूव होगी। और हमारी वेबसाइट टेक्निकली फिट होनी चाहिए, जो भी बेसिक पैरामीटर्स हैं टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे फिट होनी चाहिए। और एक और फैक्टर है डोमेन एज का, जो मॉस कंसिडरेशन में लेता है अपने सिस्टम में, अपने एल्गोरिथम में, अगर वो किसी वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है वो कैलकुलेट करता है। सिमिलरली अगर मैं पेज अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहां पर भी जो आपके इनकमिंग लिंक्स हैं एज वेल एज जो आपके इंटरनल लिंक्स हैं, जैसे ये वाला आपका जो पेज था कोई वेबसाइट के ऊपर, ये हाई अथॉरिटी पेज था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा था, एक अच्छा क्वालिटी पेज था, और यहां से अगर आपको अच्छे इंटरनल लिंक मिलते हैं या आप अच्छे इंटरनल लिंक की स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर पेज के लिए, ये जो टारगेट पेज था आपका, इसके लिए फॉलो करते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है विद रिगार्ड्स टू योर पेज अथॉरिटी। तो यहां पर भी आपकी जो पेज अथॉरिटी है वो इंप्रूव हो सकती है, यूजर एक्सपीरियंस। और एक और फैक्टर जो यहां पर जुड़ जाता है मॉस के केस में, वो सोशल शेयर का फैक्टर है कि अगर आपके पेजेस के बहुत ज्यादा सोशल शेयर्स होते हैं तो भी आपके जो पेज है उसकी पेज अथॉरिटी के इंक्रीज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, ये जो दूसरा वाला सवाल था, आर दे रियली इंपॉर्टेंट? तो क्या एसईओ इतना ही है कि हम बैकलिंक्स बना लें, यूजर एक्सपीरियंस कर लें, थोड़ा बहुत टेक्निकल वो कर लें और डोमेन एज को देख लें? ऐसा तो है नहीं। कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, वो तो कहीं डीए में कंसीडर ही नहीं हुए मेजरली, और कहीं कंसीडर हुए भी तो बहुत छोटे लेवल पर कंसीडर हुए, उनका उतना महत्व, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल पर वो फैक्टर्स कंसीडर हुए एसईओ के जो बाकी फैक्टर्स हैं। तो क्या वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी तो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपकी वेबसाइट का जो डीए है वो 100% परफेक्ट है ये बताने के लिए कि बस हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो डीए से ही जज होगी? ऐसा नहीं है ना। बट फिर लोग क्यों डीएपीए को यूज करते हैं? एक और सवाल आया। देखो, डीएपीए को ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपको अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने होते हैं तो आपके पास क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, डीएपीए या डीआरपीआर के अलावा और कोई तरीका नहीं कि मैं जो दूसरी वेबसाइट है उसकी मैं अथॉरिटी चेक कर पाऊं। आप कैसे चेक करोगे? कुछ ही मेट्रिक है जिनके बेसिस पर आप जो दूसरी वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बैकलिंक्स
अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या बैकलिंक्स किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं या जा रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डीए और पीए को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और एक हद तक ये ठीक भी है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि आप जिस भी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं उस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, एक्चुअल अथॉरिटी है, वो आप चेक कर पाए, अनटिल अनलेस आपके पास उस वेबसाइट का एक्सेस ना हो, उसका गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस ना हो। आपको फिर बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितना आ रहा है, किन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर वेबसाइट रैंक कर रही है, किस पर्टिकुलर पेज के ऊपर उनकी वेबसाइट के सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उनका स्पैम स्कोर कितना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपको 100 वेबसाइट्स को एनालाइज करना है तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप एक एक फैक्टर को एनालाइज करने जाएंगे उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आप अपनी वेबसाइट के जब एसईओ करते हैं और उसके फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, तो जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उन वेबसाइट्स को भी एनालाइज करने में लगेगा जिनसे आप बैकलिंक लेने जा रहे हैं। बट सही तरीका तो यह है कि अगर टाइम लग रहा है और आप कर सकते हैं तो आप एनालिसिस करें और शानदार और बेहतर वेबसाइट से ही आप बैकलिंक्स लें। बट और कोई तरीका नहीं, मैं वही कहूंगा कि और कोई तरीका नहीं है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जज करने का। तो हम डिपेंडेंट हैं कि हम डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को फॉलो करें और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। तो मॉज ने अपना एक छोटा सा एक्सटेंशन दे रखा है, गूगल क्रोम में जाकर आप उस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल सा आपको उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जिस भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आप टॉप में देख सकते हैं, वहां पर आपको उस वेबसाइट का जो डीए है और जो पीए है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम में भी ये जो मैट्रिक है वो यूज होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है, फाइन। और जैसे मैंने यहां पर बताया था कि एक सोशल शेयर की जो आप यहां पर देख रहे हो, सोशल शेयर एक फैक्टर है जो मॉज कंसिडरेशन में लेता है। आरएफ सोशल शेयर कंसिडरेशन में नहीं लेता है। आरएफ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आरएफ अपने डीआर पीआर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, पीआर और डीआर को कैलकुलेट करने के लिए सोशल शेयर्स उस पेज के कितने हो रहे हैं इस मैट्रिक को कंसिडरेशन में नहीं लेता है। इसके बाद जो एक और चीज यहां पर बची हुई है हम लोग की, कैन दीज बी मैनिपुलेटेड। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सर, क्या हम कुछ कम टाइम के अंदर ही डीए पीए बढ़ा सकते हैं? देखो ये मैं आपको एक प्रूवन या अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताता हूं। 2017-18 या 16-18 के बीच में हमने फाइवर से कुछ पेड बैकलिंक्स जो हैं वो खरीदे थे, ठीक है, पेड बैकलिंक्स खरीदे थे। और पेड बैकलिंक्स होते ही वो जो वेबसाइट है हमने देखा कि उसका जो डोमेन रेटिंग है वो इंप्रूव हो गई, या उसके जो डोमेन अथॉरिटी है वो इंप्रूव हो गई। तो डेफिनेटली बात ये समझ में आई कि मॉज कितना भी कहे कि हम बाकी के भी बहुत सारे एसईओ फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडरेशन में लेते हैं डीआर और पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऐसा मुझे प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला। क्योंकि 2000 जो मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया, इसके दौरान हमने जब पेड लिंक्स अपनी एक वेबसाइट के ऊपर बनवाए, ठीक है, तब हमने देखा कि हमारे जो डोमेन अथॉरिटी है वो उन लिंक्स की वजह से इंप्रूव हुई। अब तो ये सर्विस थोड़ी सी कम हो गई, वरना 2-3 साल पहले तक ना बहुत सारे लोग हैं जो पेड बैकलिंक्स की सर्विसेज फाइवर वगैरह पर या दूसरे जो मार्केट प्लेसेस है वहां पर बेचते थे, और वो इस चीज को कहकर बेचते थे कि हम आपके जो डीआर हैं या पीआर जो है या डोमेन अथॉरिटी जो है और पेज अथॉरिटी है उसको हम इंप्रूव कर देंगे। तो इंप्रूव कैसे कर देंगे? बाकी का एसईओ तो वो कर नहीं रहे, तो इंप्रूव कर देंगे केवल बैकलिंक्स के बेसिस पर। तो यहां से ये भी कंक्लूड किया जा सकता है कि डीआर पीआर या डीएपीए में बैकलिंक्स प्रोफाइल का ही मेजर रोल है। बाकी फैक्टर्स कंसिडरेशन में हैं तो, लेकिन अगर मैं फिर से मेजर रोल की बात करूं तो बैकलिंक्स के ही है। तो नाउ आई बिलीव जो डीए और पीए का कॉन्सेप्ट है ये आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।